इससे पहले भी आपको ऑडियो मोड में आपको ये निबंध कराए हैं। पीडीएफ भी इसकी आपके ऑलरेडी टेलीग्राम पर है। तो इसमें क्या है कि अब आपके वीडियो के माध्यम से भी हमने बोला था कि निबंध अभी जैसे कि नोटिफिकेशन नहीं आया है, हालांकि अभी भी नहीं आया है, उनको वीडियो के माध्यम से भी करा देंगे। ठीक है। कभी बहुत से बच्चों के मन में ये शंका होती है कि खाली ऑडियो के माध्यम से चीज़ें करा दी जाती हैं। देखा, निबंध को करने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जो आपकी मेन मेन बातें होती हैं। वैसे जब आप निबंध लिखेंगे तो धीरे धीरे ये चीज़ें आपको समझ में आती रहेंगी। और एक बात यह है कि जब भी आपको निबंध कोई सा भी मिले, जब भी आप निबंध कर रहे हैं तो कोशिश करें उसको अपने हाथ से नोट डाउन करने की। ठीक है। उसका पीडीएफ ना निकलवा करके उसको हाथ से लिखने की कोशिश करें। सबसे पहले आपको बताया था जो भी निबंध है, जो निबंध जिस विषय पर है उसको थोड़ा सा टाइम दें, 1 मिनट दें या 2 मिनट दें समझने के लिए कि आखिर इस शब्द की पराकाष्ठा क्या है, आखिर इस शब्द का औचित्य क्या है। जो शब्द है जैसे महिला सशक्तिकरण है, तो ये सशक्तिकरण होता क्या है आखिरकार, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण करना या महिलाओं को सशक्तिकरण करना, आखिर इससे आशय क्या है। जो मेन बात है वो उसी शब्द में छिपी हुई होगी जो आपसे वो पूछना चाह रहा है। ठीक है। अब महिला सशक्तिकरण को लेकर के आपके मन में यह आएगा कि इसमें वुमेन को एम्पावर करने की बात हो रही है, मतलब उनको सशक्त करने की, सेल्फ डिफेंस करने की बात हो रही है। यानी कि आर्थिक रूप से भी और आपके जो फाइनेंस है उसकी तरह से भी अगर हम देखें, यानी कि आर्थिक भी और सामाजिक भी और थोड़ा सा फाइनेंशियली तरफ से भी उसको मजबूत करना। ठीक है। तो सशक्त आप जभी करेंगे किसी चीज़ को या किसी वस्तु प्राणी को जब उसको आप थोड़ा हर प्लेस में बराबर हिस्सेदारी करेंगे। ठीक है। सशक्त का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति सशक्त है तो मतलब है कि वो सफल तो है ही, वो और भी चीज़ों से परिपक्व है, सशक्त है अपने आप में, अपने हक की लड़ाई लड़ने में सशक्त है, अपने विचारों को रखने में सशक्त है, अपना हक मांगने के लिए सशक्त है, अपना स्वयं की लड़ाई लड़ने के लिए सशक्त है। तो सशक्त शब्द का जो अर्थ है सशक्तिकरण का वो बहुत ही वाइड है, बहुत ही विस्तार है इसका। ठीक है। ये नहीं कि सशक्त करना महिलाओं को कि खाली उनके लिए योजना चला दी, ठीक है, ये सशक्त हो जाना, ऐसे नहीं होता। ग्राउंड लेवल पर भी बहुत सारे वर्क जो होते हैं, भाई स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या कुछ समितियां बनी हुई होती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनके हक की आवाज़ उठाने के लिए ये सभी कार्य करते हैं। तो सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि जब भी आप निबंध करें, और ये कोई मतलब ये नहीं है कि हाँ इसका शॉर्ट नोट्स हो, कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जैसे कि आप उसको छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखने की कोशिश करें। आप अगर हेडिंग की हैबिचुअल है, आपको उसके हैबिचुअल हैं, आप उसके आदती हैं, तो ये कोशिश करें कि हेडिंग में भी चल जाता है लेकिन थोड़े थोड़े पैराग्राफ में लिखने की कोशिश करें। जहाँ पर आवश्यकता है, नीड है हेडिंग्स की, वहाँ पर उसको शो आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। दोनों तरफ देखेंगे, ये जो मार्जिन है और ये मार्जिन है, ठीक है, इक्वल रहना चाहिए। मतलब ये नहीं कि यहाँ पर कोई शब्द आता या ये शब्द होता, सपोज यहाँ पर सशक्तिकरण, और यहाँ पर लिखना होता आपको, तो ये यहाँ पर इसको बाउंड्री को छू जाता। तो इसलिए थोड़ा सा गैप यहाँ पर दोनों साइड में बराबर रखना होता है। मोटा मोटी बात तो ये है कि दोनों साइड में जो मार्जिन है, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट में, वो बराबर रखनी है आपको। ठीक है। क्योंकि उसमें क्या है कि आपका ये जो आप देख रहे होंगे बिल्कुल इस तरीके से वो सेट होता चला जाएगा निबंध। ठीक है। छोटे छोटे थोड़ा पैराग्राफ बनाएंगे या हेडिंग से लिख लेंगे, और कोशिश करेंगे जो निबंध है अगर उसकी आपको कोई टैगलाइन याद है या किसी महापुरुष ने उसके बारे में कहा है या कोई उक्ति है, लोकोक्ति है कही हुई, तो आप उसको शुरू में दर्शा सकते हैं। ठीक है। अब जैसे ये महिला सशक्तिकरण का निबंध है, ठीक है, महिला सशक्तिकरण, भाई महिलाओं को सशक्त करना, उनको शक्ति प्रदान करना। ठीक है। मतलब अब जैसे ग्राउंड लेवल पर बहुत सारे आज भी सामाजिक ऐसी कुरीतियां हैं जो महिलाओं के खिलाफ हैं। ठीक है। वहाँ पर प्रायोरिटी पुरुषों को दी जाती है और महिलाओं को उतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। तो ग्राउंड लेवल पर भी ये कार्य होने ज़रूरी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। तो ये जग को जीवन मतलब आप सब जानते हैं, जीवन ही नारी से शुरू है। ठीक है। कहीं ना कहीं हम देखें तो जीवन की जननी नारी है, और इसीलिए कहा है कि कोमल है कमजोर नहीं। तो कोमल है लेकिन कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है।
ठीक है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। ये इस जो ये हेडिंग है, हेडिंग क्या आपका ये जो टैगलाइन है, इसका भी बहुत बड़ा विस्तार अर्थ है, ठीक है। आप समझ ही चुके होंगे, ये जो लाइन है ना, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है, इसका अपने आप में ही बहुत बड़ा अर्थ है, ठीक है। क्योंकि जग को जीवन देने वाली स्त्री होती है, और वो जब जीवन देने का समय आता है तो किस विषम परिस्थिति से गुजरती है, ठीक है, वो आप जानते होंगे। तो मौत भी उसके सामने से हार जाती है। अब देखिएगा, सबसे पहले अगर इस तरीके का निबंध है कि जलवायु परिवर्तन या सूखा, ठीक है, या महिला सशक्तिकरण या लोकतंत्र, तो उस शब्द को आप डिफाइन करेंगे अच्छे से कि ये शब्द कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। उस शब्द को, जैसे कि सशक्तिकरण से तात्पर्य किसी व्यक्ति की उस योग्यता से है जिसमें वो अपने जीवन से जुड़े, ठीक है, जीवन से जुड़े सभी निर्णय स्वयं ले सके। आसान शब्दों में महिला सशक्तिकरण को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि इससे महिलाओं में उस शक्ति का प्रवाह होता है जिससे वो अपने जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं ले सकती है। मतलब आप किसी को सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं, वही तो है सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट, ठीक है। तो अपने फैसले स्वयं ले सकती है और परिवार और समाज में अच्छे से रह सकती हैं। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना ही सशक्तिकरण है। मतलब आप उनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर से जब उनको अपने अधिकार मिलेंगे तो वही क्या होंगी, वही सशक्त होंगी, और वही क्या कहलाएगा, महिला सशक्तिकरण कहलाएगा, ठीक है। ये आपको जो भी स्टूडेंट्स अभी नए भी ऐड हुए हैं या हो जाएंगे इसमें, तो उसमें क्या है कि आपको टेलीग्राम पर कुछ ऑडियो मोड में बहुत सारी चीज़ें कराएंगे, अध्याय भी कराए हैं, ठीक है। और ये तो आप वीडियो से अब मिलते रहेंगे आपको इस तरह की वीडियो, निबंध की या गद्यांश की, ठीक है। और कुछ दिनों में उसमें आपका लेटेस्ट 2 या 3 दिन में स्टोरी भी आपके डालना शुरू कर देंगे, ट्रांसलेशन वाले जो होते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, आज के आधुनिक समय में महिला सशक्तिकरण एक विशेष चर्चा का विषय है, बिल्कुल ठीक है। हमारे आदि ग्रंथों में नारी के महत्व को मानते हुए यहाँ तक बताया गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये श्लोक भी आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। लेकिन विडंबना तो देखिए, नारी में इतनी शक्ति होने के बावजूद भी उसके सशक्तिकरण की अत्यंत आवश्यकता महसूस हो रही है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का अर्थ उनके आर्थिक फैसलों, आय, संपत्ति, दूसरे वस्तुओं की उपलब्धता से है। मतलब जैसा कि आपको शुरू से ही बताने की कोशिश की गई है कि जब भी आप निबंध करें तो शब्द को समझें, आखिरकार वो किस तरीके से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है जितने विचार मेरे मन में इस निबंध के प्रति आ रहे हो, उस आप में और भी कुछ विचारों का प्रस्फुटन हो रहा हो, मतलब उनका उद्भव हो रहा हो, तो आप उनको भी शो कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन सकारात्मक पॉइंट्स की तरह। इन सुविधाओं को पाकर ही वह अपने सामाजिक स्तर को ऊंचा कर सकती है। राष्ट्र के विकास में महिलाओं का महत्व और अधिकार के बारे में समाज में जागरूकता लाने के लिए मातृ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं, सब जानते हैं, आदि जैसे कई कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। महिलाओं को कई क्षेत्र में विकास की जरूरत है। यानी कि आखिरकार जब हमें लग रहा है कि जो वीक जोन है वो किस, मतलब जो कमजोरी पक्ष है उसी को तो सशक्त करेंगे, तो इसलिए योजनाएं वगैरह, प्रोग्राम्स वगैरह, दिवस, ये सभी चीज़ों की शुरुआत की जाती है। भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों और मूल्यों को मारने वाली उन सभी राक्षसी सोच को मारना जरूरी है। जैसे अब ये मतलब जो इस कुप्रथा, जो मतलब महिलाओं को एक तरीके से फर्स्ट पायदान पर नहीं रखा जाता है, इक्वल भी नहीं रखा जाता है, तो उसमें जो मेन रोल है, मुख्य कारण क्या क्या है, जैसे दहेज प्रथा है, अशिक्षा है, यौन हिंसा है, असमानता है, भ्रूण हत्या है, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा है, वैश्यावृत्ति है, मानव तस्करी है, ठीक है। और ऐसे ही दूसरे विषय, मतलब बहुत सारे विषय हैं जिनसे कि उनको बचाने के लिए, आप भी जानते होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो गर्ल्स या छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी भी तस्करी की जाती है, ठीक है। तो इन सब से बचाने के लिए बहुत सारे नियम वगैरह फॉलो किए जाते हैं। अपने देश में उच्च स्तर की लैंगिक असमानता है। अभी भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं या बहुत सारे ऐसे
हम डिस्ट्रिक्ट भी कह सकते हैं, राज्य तो अब मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा है, परिवर्तन भी काफ़ी आ रहा है, लेकिन अभी भी किसी राज्य के आदिवासी जिलों में या आप थोड़ा सा बैकवर्ड चले जाएं वहाँ पर इस तरह की चीज़ें अभी देखने को मिलती हैं जो शहर से थोड़ा दूर है। हालांकि अब ये आंतरिक तौर से अगर देखें तो शहर में भी कभी कभी ये अछूता नहीं रहता है। अपने देश में उच्च स्तर की लैंगिक असमानता है, जहां महिलाएं अपने परिवार के साथ ही बाहरी समाज के भी बुरे बर्ताव से पीड़ित है। भारत में अशिक्षितों की संख्या में महिलाएं सबसे अव्वल है। महिलाओं का जो है लिटरेसी रेट वो भी काफ़ी कम है इन मतलब इन कंपैरिजन टू मेल, ठीक है, यानी कि जो पुरुष हैं उनके तुलना में महिलाओं की जो साक्षरता दर है वह भी काफ़ी कम है। नारी सशक्तिकरण का असली अर्थ तब समझ में आएगा जब भारत में उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाएगी और उन्हें इस काबिल बनाया जाएगा कि वो हर क्षेत्र में स्वतंत्र होकर फैसले कर सके। महिला सशक्तिकरण से जुड़े सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी मुद्दों पर संवेदनशीलता और सरोकार व्यक्त किया जाता है। आपने देखा होगा बहुत से देश ऐसे भी हैं जहाँ पर महिलाओं पर बहुत सारी पाबंदियाँ हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पाबंदियाँ हैं। भारत में तो हालांकि आप पहली हाँ, जो हमारे फाइटर प्लान होते हैं उसको उड़ाने वाली भी महिलाओं का नाम शामिल हो चुका है इतिहास में, ठीक है। तो बहुत सारी उपलब्धियां हैं। अब जैसे सऊदी अरब में देखें तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर फीमेल ड्राइवर को भी अलाउंस कर दिया है। तो मतलब इस तरीके से, और महिलाएं अब स्वतंत्र होकर भी या अकेले भी उनके हज जो होता है ये तो वहाँ पर भी जा सकती हैं। तो ये थोड़ा सा वहाँ की जो गवर्नमेंट है सऊदी अरब की, तो वो भी थोड़ा सा उनको मतलब एम्पावर कर रहे हैं फीमेल को लेकर के। सशक्तिकरण की प्रक्रिया में समाज को पारंपरिक पितृसत्तात्मक मतलब जहां पर पिता का ही वर्चस्व चलता हो परिवार में, ठीक है, दृष्टिकोण के प्रति जागरूक किया जाता है, जिसने महिलाओं की स्थिति को सदैव कमतर माना है। भाई अगर दो सदस्य होते हैं मेन बड़े घर में, ठीक है, एक माता जी होती हैं एक पिताजी होते हैं, अगर वहाँ पर प्रायोरिटी खाली पिताजी को ही दी जाएगी, मतलब उन्हीं के अनुसार सब कुछ होगा, तो फिर जो माता जी हैं उनकी प्रायोरिटी कम होगी, ठीक है, उनकी महत्ता कम होगी, तो उनको कमतर ही वहाँ पर आंका जाता है। वैश्विक स्तर पर नारीवादी आंदोलनों और यूएनडीपी आदि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने महिलाओं के सामाजिक क्षमता, स्वतंत्रता और न्याय के राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ठीक है, और आपका वैश्विक स्तर पर नारीवादी आंदोलन यूएनडीपी वगैरह और जो संस्थाएं यूनेस्को वगैरह ये भी अपने अपने प्रोग्राम चलाते रहते हैं। भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता, अब ये इस तरीके से आप उनको पॉइंट टू पॉइंट भी समझा सकते हैं, ठीक है, होता है ना बहुत से निबंधों में कि इसके क्या कारण हैं या कुछ पॉइंट महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है। अब देखिएगा भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के बहुत से कारण सामने आते हैं। प्राचीन काल की अपेक्षा मध्यकाल में भारतीय महिलाओं के सम्मान स्तर में जो सम्मान उनको दिया जाना चाहिए काफ़ी कमी आई, ठीक है। जितना सम्मान उन्हें प्राचीन काल में दिया जाता था मध्यकाल में वह सम्मान घटने लगा। प्राचीन काल में काफ़ी सम्मान दिया जाता था, ठीक है, और मतलब काफ़ी स्वतंत्रता थी मौर्य काल वगैरह में भी, ठीक है। अब देखिएगा आधुनिक युग में कई भारतीय महिलाएं कई सारे महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदों पर पदस्थ हैं। फिर भी सामान्य ग्रामीण महिलाएं आज भी अपने घरों में रहने के लिए बाध्य हैं और उन्हें सामान्य स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। तो इसमें शो करने की कोशिश की गई है कि जो भारत में अब ये थोड़ा सा मतलब कि वर्चस्व बढ़ने लगा है धीरे धीरे, लेकिन अभी भी ग्रामीण इलाकों में ये उस तरीके की कंडीशन नहीं है। शिक्षा के मामले में भी भारत में महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा काफ़ी पीछे हैं, ठीक है, पुरुषों की अपेक्षा काफ़ी पीछे हैं। भारत में पुरुषों की शिक्षा दर 81.3% है, जबकि महिलाओं की मात्र 60.6% है। ये 2011 यानी कि 2011 के जनगणना के हिसाब से यहाँ पर डाटा होगा, ठीक है, लेटेस्ट भी हो सकता है क्योंकि ये निबंध भी आपका लेटेस्ट ही है, ठीक है। अब देखिएगा तो ये कुछ बिंदु हैं जो आप इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं। भारत के शहरी क्षेत्रों की महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की अपेक्षा अधिक रोजगारशील है। आंकड़ों के अनुसार भारत के शहरों में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में लगभग 30% महिलाएं कार्य करती हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 90% महिलाएं मुख्यतः कृषि और इससे जुड़े दैनिक मजदूरी करती हैं, जैसे मनरेगा वगैरह हुआ, ठीक है। भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता का एक और मुख्य कारण भुगतान में असमानता भी है। आपने भी देखा होगा कि कहीं कहीं पर क्या होता है कि जो सैलरी एक
मेल को दी जानी चाहिए थी, या आप समझ सकते हैं मोटा मोटा अगर हमारे 15,000, तो वहाँ पर फीमेल को वहाँ पर 7-8 हज़ार में भी काम चला लेते हैं। तो ये असमानता ही है, ठीक है। एक अध्ययन में सामने आया कि समान अनुभव और योग्यता के बावजूद भी भारत में महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा 20% कम भुगतान दिया जाता है। ये खासकर जो निम्न श्रेणी में होता है, मतलब जो मजदूरी वर्ग वगैरह, वहाँ पर भी इसका बहुत ज़्यादा भेदभाव देखने को मिलता है। हमारा देश काफ़ी तेज़ी और उत्साह के साथ आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसे हम तभी बरकरार रख सकते हैं जब हम लैंगिक असमानता को दूर कर पाएँ और महिलाओं के लिए भी पुरुषों की तरह समान शिक्षा, तरक्की और भुगतान सुनिश्चित कर सकें। मतलब हर चीज़ में उनको बराबरी चाहिए, वो चाहे मजदूरी का एक मतलब जो उनका मूल्य उनको मिलता है, मूल उनको मिलता है, वह भी समान होना चाहिए। भारत की लगभग 50% आबादी केवल महिलाओं की है, मतलब पूरे देश के विकास के लिए इस आधी आबादी की जरूरत है, जो कि अभी भी सशक्त नहीं है और कई सामाजिक प्रतिबंधों से बंधी हुई है। ऐसी स्थिति में हम नहीं कह सकते कि भविष्य में बिना हमारी आधी आबादी को मजबूत किए हमारा देश विकसित हो पाएगा। अब देखिएगा, महिला सशक्तिकरण की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि प्राचीन समय में भारत में लैंगिक असमानता थी और पुरुष प्रधान समाज था। महिलाओं को उनके अपने परिवार और समाज द्वार कई कारणों से दबाया गया तथा उनके साथ कई प्रकार की हिंसा हुई और परिवार और समाज में भेदभाव भी किया गया। ऐसा केवल भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी दिखाई पड़ता है। तो इस तरीके के इसमें बिंदु हैं जो नोट किए गए हैं, ठीक है। इनको आप देखेगा थोड़ा सा। फिर आते हैं, ये देखिएगा, पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के खिलाफ होने वाले लैंगिक असमानता और बुरी प्रथाओं को हटाने के लिए सरकार द्वारा कई सारी संवैधानिक और कानूनी अधिकार बनाए गए और लागू किए गए हैं। हालांकि ऐसे बड़े विषय को सुलझाने के लिए महिलाओं सहित सभी का लगातार सहयोग की जरूरत है। भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार की भूमिका रही है। तो मतलब अब कुछ ऐसे कदम भी उठाए जा रहे हैं, कोई योजना हो, ठीक है, कोई मतलब महिला हेल्पलाइन नंबर है, इस तरीके से बहुत सारी सुविधाएं शुरू की जा रही हैं जिससे कि महिलाओं को लगे कि हाँ, हम कमज़ोर नहीं हैं, हम सशक्त हैं। अब इसमें अगर हम आए इस पैराग्राफ को देखते हुए, तो इसमें मतलब जो महिलाओं की तरह जो मतलब कुछ योजनाएं वगैरह हैं उनका जिक्र किया गया है, ठीक है, महिलाओं को सशक्त करने के लिए। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, होता क्या था, अभी भी कभी कभी होता है कि भ्रूण जब वो पता लगा लेते हैं, हालांकि इस पर लीगल हाँ मतलब बैन है, ठीक है, ये इलीगल है अगर कोई पता लगवा लेता है कि ये बच्ची है बच्चा है, तो फिर उसको अंदर ही अंदर बहुत से मतलब उसको ये अबॉर्शन वगैरह इस तरीके से करा देते थे कि लड़की है इस तरीके से, ठीक है। हालांकि ये कुप्रथाएं भी अब बहुत कम हो गई हैं लेकिन अभी भी है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यह योजना कन्या भ्रूण हत्या से है, मतलब जैसे ही पता चलता था कि हाँ कोई लड़की इस बार लड़की है तो वो उसको भ्रूण हत्या करवा देते थे, अबॉर्शन वगैरह इस तरीके से, ठीक है। और कन्या शिक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसके अंतर्गत लड़कियों की बेहतरी के लिए योजना बनाकर उन्हें आर्थिक सहायता देकर उनके परिवार में फैली भ्रांति लड़की एक बोझ है की सोच को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। फिर है महिला हेल्पलाइन। तो महिला हेल्पलाइन नंबर है, अब यूपी में अलग है, सेंट्रल में अलग है, पूरे देश में 181 नंबर को डायल करके आप कोई भी महिला है वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकती हैं, ठीक है। फिर है उज्ज्वला योजना, ठीक है। उज्ज्वला योजना में क्या है कि इनको शोषण वगैरह से बचाने के लिए और इनके पुनर्वास और कल्याण के लिए ये सारा मतलब जो उज्ज्वला योजना है इसकी भी शुरुआत की गई है। फिर है आपका महिला शक्ति केंद्र। तो मतलब जो महिला शक्ति केंद्र हैं आप देखते होंगे, जैसे बहुत सारे केंद्र बनाए जाते हैं, खासकर वो महिलाओं की समस्या से ही समस्या को हल करने के लिए होते हैं, तो उन्हीं को महिला सशक्ति या महिला शक्ति केंद्र के नाम से हम जानते हैं। इसमें सामुदायिक स्वयं सेवक होते हैं कुछ जो महिलाओं की हेल्प के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। पंचायती राज योजनाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण। तो पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जैसे 2009 में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं में 50% महिला आरक्षण की घोषणा की। सरकार के इस कार्य के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के सामाजिक स्तर को सुधारने का प्रयास किया गया, जिसके द्वारा बिहार, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के साथ ही दूसरे अन्य प्रदेशों में भारी मात्रा में महिलाएं ग्राम पंचायत अध्यक्ष चुनी गई। तो मतलब हर स्तर से, ये नहीं कि खाली प्रशासनिक में ही, जो ग्राउंड लेवल पर जो ग्रामीण प्रशासन है, ग्रामीण शासन है, ठीक है, वहाँ पर भी उनको उतने ही अधिकार प्रदान किए जाएं। संसद द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए पास किए गए कुछ अधिनियम हैं, मतलब कुछ एक्ट वगैरह हैं जिनको महिलाओं को बराबरी लाने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए इनकी शुरुआत की गई। जैसे अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 का है।
दहेज रोक अधिनियम 1961, वैसे भी आप लोग स्टूडेंट्स हो तो जो भी महिलाओं से रिलेटेड एक्ट हैं उनको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक बराबर पारिश्रमिक एक्ट, जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि समान कार्य के लिए समान वेतन, वो यही है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है। लिंग परीक्षण तकनीक एक्ट है, जो पहले ही पता लगा लेते हैं। बाल विवाह रोकथाम एक्ट है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण एक्ट है। ठीक है, बाकी अब धीरे धीरे जैसे आपने इसकी पृष्ठभूमि देखी कि हाँ सशक्तिकरण क्या है, ठीक है, या हमारी सरकार है, केंद्र सरकार है, उसको लेकर क्या कदम उठा रही है, वह आपने देखा। ठीक है, अब देखेगा महिलाओं की राष्ट्र निर्माण में भूमिका। ठीक है, महिलाएं जब लगभग 50% है तो जाहिर सी बात है उनके बिना समाज का विकास नहीं हो सकता। ठीक है, बदलते समय के साथ आधुनिक युग की नारी पढ़ लिख कर स्वतंत्र है, वह अपने अधिकारों के प्रति सजग है तथा स्वयं अपना निर्णय लेती है। अब वह चार दीवारी से बाहर निकलकर देश के लिए विशेष महत्वपूर्ण कार्य करती है। महिलाएं हमारे देश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा है, इसी वजह से राष्ट्र के विकास के महान काम में महिलाओं की भूमिका और योगदान को पूरी तरह और सही परिप्रेक्ष्य में रखकर ही राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। जब मतलब कोई चीज बराबर है, जनसंख्या में भी लगभग बराबर है, तो फिर आप उसको पीछे रख के कैसे अपने देश का विकास कर सकते हैं, तो कॉमन सी बात है, साथ तो चलना पड़ेगा। भारत में भी ऐसी महिलाओं की कमी नहीं है जिन्होंने समाज में बदलाव और महिला सम्मान के लिए अपने अंदर के डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। ऐसी एक मिसाल बनी सहारनपुर की अतिया सबरी। ये पहली ऐसी मुस्लिम महिला है जिन्होंने 3 तलाक के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया। तेजाब पीड़ितों के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाली वर्षा जवलगेकर के भी कदम रोकने की नाकाम कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने इंसाफ की लड़ाई लड़ना नहीं छोड़ा। हमारे देश में ऐसे कई उदाहरण हैं जो महिला सशक्तिकरण का पर्याय बन रही हैं। मतलब आप इसमें और भी इंक्लूड कर सकते हैं, कोई पहली बार महिला कोई फ्रीडम फाइटर बनी है उसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। नौसेना में या भारतीय किसी सेना में वो पहली बार कर्नल लेफ्टिनेंट जो भी बने हैं उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, आज देश में नारी शक्ति को सभी दृष्टि से सशक्त बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, इसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या है कि जब जो आपकी चीज बराबर है आप उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो जाहिर सी बात है उसके सकारात्मक ही परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आप खुद ही अपने आप में समझेंगे कि हम ही सक्षम हैं, हम ही कर लेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं जो आपके साथ है, जिसको आपकी मतलब बराबरी का हक जिसको मिलना चाहिए, तो वो फिर पीछे छूटता जाएगा। फिर महिला सशक्तिकरण के लाभ, अब लाभ में तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बिंदु पर यहाँ पर ध्यान दिया गया है, महिलाओं ने हर कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू किया है, बदलाव हुए हैं महिला सशक्तिकरण से। ठीक है, महिलाएं अपनी जिंदगी से जुड़े फैसले खुद कर रही हैं, महिलाएं अपने हक के लिए लड़ने लगी हैं और धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनती जा रही हैं। पुरुष भी अब महिलाओं को समझने लगे हैं और उनके हक भी उन्हें दे रहे हैं। पुरुष अब महिलाओं के फैसलों की इज्जत करने लगे हैं। कहा भी जाता है कि हक मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है, और औरतों ने अपने हक अपनी काबिलियत से और एकजुट होकर मर्दों से हासिल कर लिए हैं या किए जा रहे हैं। तो ये क्या है कि ये सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत ही अच्छा कदम है, जो सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा या विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा अनेक अनेक प्रोग्रामों से जागरूक किया जाता है। ग्रामीण इलाकों में भी जागरूक किया जाता है, कुछ योजनाएं चलाई जाती हैं सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, ताकि सभी को बराबरी का हक मिल सके। ठीक है, निष्कर्ष, जिस तरह से भारत आज दुनिया के सबसे तेज आर्थिक तरक्की प्राप्त करने वाले देशों में शुमार हुआ है, उसे देखते हुए निकट भविष्य में भारत को महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। भारतीय समाज में सच में महिला सशक्तिकरण लाने के लिए महिलाओं के विरुद्ध बुरी प्रथाओं के मुख्य कारणों को समझना और उन्हें हटाना होगा, जो समाज की पितृसत्तात्मक और पुरुष युक्त व्यवस्था है। यह बहुत आवश्यक है कि हम महिलाओं के विरुद्ध अपनी पुरानी सोच को बदलें और संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानों में भी बदलाव लाएं। तो अब जब जब हम फिनिशिंग की तरफ बढ़ते हैं निबंध की, तो उसको सकारात्मक की दृष्टि से हम फिनिश करते हैं। ठीक है, जैसा कि इसमें बोला है कि जो परिवर्तन लाएं, और उसमें क्या है कि जिससे कि महिलाओं को उनके अधिकार या मिल सके। ठीक है, ताकि कानूनी प्रावधानों में भी कुछ परिवर्तन किया जाए। भले ही आज के समाज में कई भारतीय महिलाएं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर, वकील आदि बन चुकी हों, लेकिन फिर भी काफी सारी महिलाओं को आज भी सहयोग और सहायता की आवश्यकता है। उन्हें शिक्षा और आजादी पूर्वक कार्य करने, सुरक्षित यात्रा, सुरक्षित कार्य और सामाजिक आजादी में अभी भी
और सहयोग की आवश्यकता है। महिला सशक्तिकरण का यह कार्य काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की सामाजिक आर्थिक प्रगति उसके महिलाओं के सामाजिक आर्थिक प्रगति पर ही निर्भर करती है। आपने ईरान की जो एक महिलाओं के लिए आवाज़ उठाने वाली, उन्हें शांति का नोबेल भी मिला है, उनका नाम शायद ध्यान से हट रहा, मतलब वो एक, इसमें भी आप एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि किस तरीके से महिलाएं अपने हक के लिए लड़ रही हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना। उनको पता है कि मैं बिना मतलब नकाब के इस तरीके से निकलूंगी तो वहाँ पर आप जानते हैं किस तरीके से महिलाओं को मतलब उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है। ठीक है, तो उन्होंने हिम्मत जुटाई और कोशिश की महिलाओं के हक की, उनके बराबरी की बात रखने की। ठीक है, तो उनको ये शांति का नोबेल इस बार मिला है। उनका नाम देखिएगा आप, उसको भी आप उनको भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं उदाहरण के तौर पर। ठीक है, किस तरीके से महिलाएं अपने हक के लिए लड़ते लड़ते अपना सर्वस्व बलिदान करने को भी तैयार हो जाती है। तो महिला सशक्तिकरण महिलाओं को वह मजबूती प्रदान करता है जो उन्हें उनके हक के लिए लड़ने में मदद करता है। उन सभी महिलाओं हम सभी को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। 21वीं सदी है और 21वीं सदी नारी जीवन में सुखद संभावनाओं की सदी है। महिलाएं अब हर क्षेत्र में आगे आने लगी हैं। आज की नारी अब जागृत और सक्रिय हो चुकी है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, नारी जब अपने ऊपर थोपी हुई बेड़ियों एवं कड़ियों को तोड़ने लगेगी तो विश्व की कोई शक्ति उसे नहीं रोक पाएगी। वर्तमान में नारी ने रूढ़िवादी बेड़ियों को तोड़ना शुरू कर दिया है। यह एक सुखद संकेत है, लोगों की सोच बदल रही है और फिर भी इस दिशा में और भी प्रयास करने की आवश्यकता है। तो इस तरीके से आप निबंध को कंप्लीट करेंगे। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जब भी आप निबंध करेंगे तो उसकी जो शब्द आखिरकार क्या शब्द वो कहना चाह रहा है, क्या क्या उसकी एक मतलब परिधि हो सकती है, उसमें हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या उसके सकारात्मक बिंदु हो सकते हैं। अब इसके नकारात्मक बिंदु तो होंगे नहीं, कुछ जाहिर सी बात है सकारात्मक ही होंगे। ठीक है, बहुत से निबंध होते हैं कि सकारात्मक बिंदु, जैसे 5G टेक्नोलॉजी वगैरह है कि सकारात्मक बिंदु, या समान सिविल संहिता सकारात्मक बिंदु नकारात्मक बिंदु। अब इसमें तो कुछ नकारात्मक होगा नहीं, भाई महिलाओं को एम्पावर किया जा रहा है तो उनके तो सकारात्मक ही दृष्टिकोण होंगे सारे, तो वो सारी सकारात्मक बातें ही होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप निबंध को करेंगे। निबंध करते समय थोड़ा सा यही ध्यान रखना है कि बराबर स्पेस दोनों लगभग समान होना चाहिए, ज़्यादा लाइनों में कोई इतना गैप नहीं रखना है। और अगर आप हेडिंग डालते हैं तो उसको भी ले लिए, वरना जो आप छोटी छोटी पैराग्राफ के माध्यम से भी उसको करा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपका निबंध हो चुका है और बाकी नेक्स्ट निबंध भी आपको जल्दी मिल जाएगा और क्लास हो सकता है आपका 7 बजे कर दें।